सेक्स एक जैविक अवधारणा है, जबकि जेंडर यह भूमिकाओं और पहचान को परिभाषित करता है। नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम से शब्द को समझते हैं, लिंग यानी सेक्स। सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल सच्चाई है या फिर कुछ और? आज हम इसी के पर्दे खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक जैविक सच हमारे पूरे समाज की बनावट को तय करता है। हमारा सोर्स इसी बहुत बुनियादी सवाल से शुरू होता है, लिंग को कैसे समझा जाए? ये एक ऐसा शब्द है जो हम लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम सच में इसके गहरे मतलब के बारे में सोचते हैं? चलिए देखते हैं कि इस सीधे से दिखने वाले सवाल के पीछे कितनी जटिलता छिपी हुई है। देखिए, इसका जवाब बिल्कुल सीधा नहीं है, तो हम इसे एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, एक समाजशास्त्री की नज़र से। ये एक पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसका हर टुकड़ा हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उस बुनियाद की जो पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, मतलब वो चीज़ें जो कुदरती हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं। हमारे सोर्स के हिसाब से लिंग एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ये किसी भी इंसान के शारीरिक और फिजियोलॉजिकल फीचर्स पर आधारित होता है और ये जन्म के समय ही तय हो जाता है, शरीर की बनावट, प्रजनन अंग, हार्मोन्स और क्रोमोसोम्स के आधार पर। तो बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये 4 मेन मार्कर हैं: प्रजनन अंग, क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स और शरीर की बनावट, जैसे कि हाइट, आवाज, मसल मास। यही वो चीजें हैं जिनके आधार पर पुरुष और महिला के बीच का फर्क तय किया जाता है। और ये टेबल इसे और भी साफ कर देती है। यहाँ बायोलॉजिकल सेक्स के 2 सबसे बड़े आधार दिख रहे हैं, क्रोमोसोम्स और हार्मोन्स। एक तरफ है XY क्रोमोसोम और टेस्टोस्टेरॉन, जो आमतौर पर पुरुषों में होते हैं, और दूसरी तरफ है XX क्रोमोसोम और एस्ट्रोजन, जो महिलाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल हिस्सा तो समझ आ गया, पर अब हम अपने सोर्स के सबसे ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं, और वो है बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर के कॉन्सेप्ट के बीच का बहुत बड़ा फ़र्क। तो सबसे अहम बात यही है, सेक्स शरीर से जुड़ा है, हमारी बायोलॉजी से, लेकिन जेंडर इस बारे में है कि समाज उस शरीर के आधार पर हमसे क्या उम्मीदें रखता है ना? जैसे ये समाज ही तो तय करता है कि कौन से रंग लड़कियों के लिए हैं और कौन से लड़कों के लिए, या किसे घर का काम करना चाहिए और किसे बाहर का। ये नेचर नहीं, ये समाज की बनाई हुई चीजें हैं। और मशहूर फिलोसोफर सिमोन डी बूवा की ये लाइन इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। उनका कहना था कि कोई महिला पैदा नहीं होती, बल्कि उसे महिला बनाया जाता है। मतलब ये कि नारीत्व सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज नहीं है, बल्कि ये समाज का बनाया हुआ एक नतीजा है, एक पहचान है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बायोलॉजिकल फ़र्क है, ये समाज में जाकर एक बड़े ढांचे और अक्सर एक बड़ी असमानता की वजह कैसे बन जाता है? चलिए इसे समझते हैं। हमारा सोर्स इस सिस्टम को पितृसत्ता कहता है। ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जहां पुरुषों को ज्यादा ताकत, अधिकार और महत्व दिया जाता है। कभी सोचा है कि दुनिया भर में ज्यादातर बड़ी कंपनियों के CEO या देशों के प्रमुख पुरुष ही क्यों होते हैं? ये पितृसत्ता का ही एक असर है। ये स्लाइड इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए कैसे एक साधारण सी बायोलॉजिकल पहचान से शुरुआत होती है, फिर समाज उस पहचान के आधार पर काम और भूमिकाएं बांट देता है। इसी बंटवारे से पावर का संतुलन बिगड़ता है और धीरे धीरे एक पूरा सिस्टम बन जाता है जो असमानता पर टिका होता है। और इस सिस्टम के नतीजे असल दुनिया में बहुत गंभीर होते हैं। सोर्स हमें कन्या भ्रूण हत्या, पढ़ाई में भेदभाव, वेतन में अंतर और यहाँ तक कि हेल्थ केयर में असमानता जैसे मुद्दों की याद दिलाता है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये वो असलियतें हैं जिनसे लोग हर रोज जूझते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। लिंग के बारे में हमारी समझ भी वक्त के साथ बदल रही है। हमारा सोर्स बताता है कि कैसे अब हम सिर्फ पुरुष और महिला के दायरे से आगे बढ़कर सोच रहे हैं। जैसा कि सोर्स बताता है, समाज अब धीरे धीरे उन लोगों को पहचान और सुरक्षा दे रहा है जो इस बाइनरी सिस्टम में फिट नहीं होते, जैसे कि इंटरसेक्स लोग, जो पुरुष और महिला दोनों के बायोलॉजिकल लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, या ट्रांसजेंडर लोग, जिनकी जेंडर पहचान उनके जन्म के समय बताए गए लिंग से अलग होती है। भारत में भी कानून अब इन पहचानों को मान्यता दे रहा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि लिंग एक बायोलॉजिकल सच्चाई है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा
और इसके नतीजे क्या होंगे ये पूरी तरह से समाज ही तय करता है। ये कुदरत और समाज के बीच का एक जटिल रिश्ता है। कभी ये सोचा है कि समाज क्यों हमसे एक पुरुष और एक स्त्री के तौर पर एक खास तरीके से पेश आने की उम्मीद करता है? देखिए, ये कोई कुदरती नियम नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों का एक पूरा सेट है जिसे हम सब सीखते हैं। तो चलिए आज मिलकर समाज की इस अलिखित पटकथा, इस अनरिटन स्क्रिप्ट के राज खोलते हैं। सबसे पहले तो दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है लिंग यानी सेक्स, जो कि एक बायोलॉजिकल सच्चाई है, मतलब हमारे शारीरिक अंतर, और दूसरा है लिंग भूमिका यानी जेंडर रोल, जो पूरी तरह से एक सामाजिक कहानी है। समाज ही तय करता है कि पुरुषों और महिलाओं से किस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जानी चाहिए। इसे ना एक ऐसी स्क्रिप्ट की तरह सोचिए जो कभी कागज पर लिखी नहीं गई, पर पैदा होते ही हमारे हाथ में थमा दी जाती है। और यही स्क्रिप्ट तय करती है कि हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है और कौन सा करियर चुनना है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम देखेंगे कि ये नियम काम कैसे करते हैं, इस भूमिका को लिखता कौन है, इसे किस सामाजिक मंच पर निभाया जाता है, इसके बदलाव की कहानी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य में इसकी भूमिका क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये जो भूमिकाएं हैं ना, ये भले ही लिखी ना गई हों, लेकिन ये समाज में बहुत शक्तिशाली नियमों की तरह काम करती हैं, जो हमारी पूरी जिंदगी को एक दिशा देती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी इस सामाजिक पटकथा के लेखक हैं कौन? इसका जवाब हमारे जन्म के साथ ही मिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहला और सबसे गहरा असर डालने वाला लेखक है हमारा अपना परिवार। बचपन से ही देखिए, लड़कों के हाथ में खिलौना गाड़ियां और बंदूकें दी जाती हैं, तो लड़कियों को गुड़िया और किचन सेट। लड़कों को सिखाया जाता है कि बहादुर बनो, मजबूत रहो, और लड़कियों को उन्हें विनम्र और घरेलू बनने की सलाह दी जाती है। परिवार के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था इस स्क्रिप्ट को और भी पक्का कर देती है। अक्सर हमारी किताबों में पुरुषों को डॉक्टर और इंजीनियर के तौर पर दिखाया जाता है और महिलाओं को एक गृहिणी के रूप में। ये तस्वीरें जाने अनजाने में हमारे दिमाग में इन भूमिकाओं को सच बना देती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये भूमिकाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं हैं। मानव विज्ञानी मार्गरेट मीड ने अपनी रिसर्च में पाया कि दुनिया के अलग अलग समाजों में लिंग भूमिकाएं भी बिल्कुल अलग अलग हैं, और यही बात साबित करती है कि ये भूमिकाएं कुदरती नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की देन है। फिर धर्म भी इस पटकथा को लिखने में एक अहम किरदार निभाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कई धार्मिक ग्रंथों में पुरुषों को एक ऊंचा दर्जा दिया गया और महिलाओं की भूमिकाओं को सीमित किया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब आधुनिक व्याख्याएं इस सोच को बदल रही हैं। और हाँ, मीडिया को कैसे भूल सकते हैं। टीवी विज्ञापन महिलाओं को अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या घरेलू कामों से जोड़ते हैं, जबकि फिल्में पुरुषों को ताकतवर हीरो के रूप में दिखाती हैं। एक तरह से मीडिया 24 घंटे हमें याद दिलाता रहता है कि हमें अपने जेंडर की भूमिका को कैसे निभाना है। तो हमने स्क्रिप्ट के लेखकों को तो देख लिया, चलिए अब उस बड़े सामाजिक मंच को देखते हैं जहां इन किरदारों को हर रोज निभाया जाता है और ज्यादा मजबूत किया जाता है। इस पूरे मंच का जो सेट है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था तैयार करती है। जैसे जैसे औद्योगिकरण और ग्लोबलाइजेशन ने महिलाओं के लिए वर्कफोर्स के दरवाजे खोले, उनकी पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं में एक जबरदस्त बदलाव आया और स्क्रिप्ट धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। सामाजिक वर्ग और जाति भी इस स्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन तैयार करते हैं। जहां उच्च वर्ग में लोगों को ज्यादा आज़ादी और बेहतर शिक्षा के मौके मिल सकते हैं, वहीं निम्न वर्ग में लोग अक्सर आर्थिक जरूरतों की वजह से पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये अलिखित पटकथा सबके लिए नहीं है। इसे चुनौती दी जा रही है और इसे अब दोबारा लिखा जा रहा है। चलिए इस बदलाव की कहानी को समझते हैं। इस पारंपरिक स्क्रिप्ट को चुनौती देने वाली 3 मुख्य ताकतें रही हैं: कानूनी सुधार, वैश्वीकरण का प्रभाव और नारीवादी आंदोलन। इन तीनों ने मिलकर बदलाव की एक मजबूत नींव रखी है। नए कानूनों ने महिलाओं को घर और दफ्तर दोनों जगह सुरक्षा दी है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों ने महिलाओं को वो हिम्मत दी है कि वे समाज में पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर अपनी जगह बना सकें। इस स्क्रिप्ट को एक बड़ी बौद्धिक चुनौती नारीवादी विचारकों से मिली। दार्शनिक सिमोन दे बोवुआर ने अपनी किताब द सेकंड सेक्स में साफ साफ कहा कि समाज महिलाओं को हमेशा दूसरा दर्जा देता है और यही सारी असमानता की जड़ है।
और यहीं पर दार्शनिक जूडिथ बटलर का आइडिया हमारी स्क्रिप्ट वाली बात को और पुख्ता करता है। उनका कहना है कि जेंडर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम हैं, बल्कि ये वो है जो हम हर रोज करते हैं। ये एक तरह का सामाजिक प्रदर्शन है जिसके डायलॉग्स हमें समाज से मिलते हैं। अब जब ये पटकथा दोबारा लिखी जा रही है तो सवाल ये उठता है कि भविष्य की लिंग भूमिकाएं आखिर होंगी कैसी? क्या कोई एक ही स्क्रिप्ट होगी या हर कोई अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखेगा? तो हमने समझा कि लिंग भूमिकाएं कुदरती नहीं, बल्कि परिवार, संस्कृति, मीडिया और अर्थव्यवस्था के एक जटिल मिश्रण का नतीजा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे कई लेखकों ने मिलकर लिखा है। इसका मतलब साफ है, अगर हमें एक बेहतर और बराबरी का समाज बनाना है तो हमें इन बनी बनाई भूमिकाओं और रूढ़ियों से आगे बढ़ना होगा। हमें सभी को उनकी काबिलियत के आधार पर समान अवसर देने होंगे, ना कि उनके लिंग के आधार पर। जेंडर ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो हमारी पूरी जिंदगी को, हमारे समाज को एक आकार देती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए अपनी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दमदार विचार से करते हैं। एक ऐसा विचार जो हमारी पहचान से जुड़ी कई मान्यताओं पर सवाल खड़ा कर देता है। तो ये जबरदस्त बात कही किसने? ये विचार है सिमोन दे बुवार का, अपनी मशहूर किताब द सेकंड सेक्स में। उनका मतलब ये था कि स्त्री होना सिर्फ एक बायोलॉजिकल सच्चाई नहीं है, बल्कि समाज हमें सिखाता है कि एक स्त्री को कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इस जटिल विषय को एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? आइए पता करते हैं। देखिए, ये परिभाषा जेंडर को सीधे सीधे बायोलॉजी से अलग कर देती है। मतलब बात हमारे शरीर की नहीं हो रही है, बल्कि उन सामाजिक नियमों और भूमिकाओं की हो रही है जो हमें सिखाए जाते हैं, जैसे कि कौन क्या काम करेगा या किसे कैसा दिखना चाहिए। और इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए अब हम दो ऐसे शब्दों के बीच का फर्क समझेंगे जिन्हें लोग अक्सर एक ही मान लेते हैं, जेंडर और सेक्स। इसे ऐसे सोचिए कि सेक्स जो है वो हमारा बायोलॉजिकल हार्डवेयर है ना? और जेंडर वो सॉफ्टवेयर है जिसे हमारा समाज, हमारा कल्चर हमारे अंदर डालता है। एक कुदरती है तो दूसरा सीखा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर जेंडर सीखा जाता है तो फिर हमें ये सिखाता कौन है? कौन है ये टीचर्स? और ये टीचर्स कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से हैं। हमारा परिवार, हमारे स्कूल, धर्म और हाँ, मीडिया। पैदा होते ही ये सब हमें जेंडर के नियम सिखाना शुरू कर देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लड़कों को खिलौने में कार दी जाती है और उन्हें सिखाया जाता है कि भाई साहसी बनो, मजबूत रहो, रोना नहीं है, बाहर की दुनिया जीतनी है। और दूसरी तरफ लड़कियों को क्या मिलता है? गुड़िया। और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कोमल बने, देखभाल करने वाली बने, उन्हें घर संभालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन क्या ये नियम पत्थर की लकीर हैं? क्या हर जगह ऐसा ही होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मशहूर मानवशास्त्री मार्गरेट मीड ने अपनी स्टडी में पाया कि कुछ समाजों में तो मामला एकदम उल्टा था। वहां महिलाएं ज्यादा आक्रामक और लीडर हुआ करती थीं और पुरुष शांत और घरेलू। इससे साफ पता चलता है कि जेंडर कल्चरल है, बायोलॉजिकल नहीं। अब बात यह है कि ये जो सामाजिक भूमिकाएं हैं ना, ये सिर्फ भूमिकाएं नहीं हैं। यहीं से पावर और असमानता का खेल शुरू होता है और असली समस्या भी यहीं से जन्म लेती है। और ये असमानता हमें जिंदगी के हर मोड़ पर दिखती है, चाहे वो शिक्षा के कम अवसर हों, नौकरी में कम सैलरी हो या फिर राजनीति में कम भागीदारी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं सामाजिक धारणाओं से जुड़ा है। ये समस्या इतनी बड़ी और असल है कि इसे रोकने के लिए हमें बाकायदा कानून बनाने पड़ते हैं, जैसे भारत का प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो इस असमानता के एक बहुत ही खतरनाक नतीजे यानी घरेलू हिंसा से निपटने के लिए बनाया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग सिद्धांत इन पावर स्ट्रक्चर्स को कैसे देखते और समझते हैं। नारीवादी सिद्धांत हमें इसे समझने के लिए अलग अलग चश्मे देते हैं। जैसे उदारवादी नारीवाद कहता है कि भाई कानून में बराबरी दो। मार्क्सवादी नारीवाद इसका कनेक्शन आर्थिक व्यवस्था से जोड़ता है और रेडिकल नारीवाद कहता है कि असली जड़ तो पितृसत्ता है। तो ये पितृसत्ता क्या है? ये एक ऐसा सामाजिक सिस्टम है जिसमें पुरुषों को ही मुख्य शक्ति और अधिकार दिए जाते हैं और ये हमारे समाज के हर हिस्से में फैला हुआ है।
परिवार से लेकर सरकार तक। और फिर एक और बहुत दिलचस्प आइडिया आता है जूडिथ बटलर का। वो कहती हैं कि जेंडर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम हैं, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो हम हर रोज करते हैं। ये एक तरह की परफॉर्मेंस है। हमारे कपड़े, हमारे बात करने का तरीका, इन सब से हम लगातार समाज को अपना जेंडर परफॉर्म करके दिखा रहे होते हैं। तो अब इन सब बातों को जानने का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है? नहीं, ये हमारी आज की दुनिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक अहम हिस्सा है। ये समझना कि जेंडर समाज ने बनाया है, एक ज्यादा बराबरी वाली दुनिया बनाने की तरफ हमारा पहला कदम है। अक्सर हम एक शब्द सुनते हैं, लैंगिक असमानता। ये शब्द हम सबने सुने हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? खासकर हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें गहराई से समझना होगा। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी एक बुनियादी सवाल से करते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच ये जो फासला है, ये खाई है, ये बनी क्यों रहती है? मुझे लगता है इसी सवाल का जवाब हमें इस पूरे मुद्दे की जड़ तक ले जाएगा। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि लैंगिक असमानता होती क्या है। फिर देखेंगे कि ये हमारे आसपास किन किन रूपों में मौजूद है और इसके कारण और असर क्या हैं। उसके बाद हम इसे विशेषज्ञों के नजरिए से परखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी, हम समाधान की बात करेंगे। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। किसी भी मसले को हल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो है क्या। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम लैंगिक असमानता कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो लैंगिक असमानता का मतलब है जब किसी समाज में पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे अधिकार, मौके और साधन नहीं मिलते। और याद रखिए, ये बात सिर्फ नौकरी या पैसे तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। और ये असमानता ये कोई एक चीज नहीं है, ये तो जिंदगी के हर पहलू में फैली हुई है। आप देखिए, चाहे वो हमारे बुनियादी अधिकार हों या पढ़ाई और नौकरी के मौके, चाहे वो राजनीति में हमारी भागीदारी हो या फिर हमारे समाज के रस्मों रिवाज, ये हर जगह अपनी जड़ें जमा चुकी है। ठीक है, तो परिभाषा तो हमने समझ ली, लेकिन असल जिंदगी में ये हमें कैसे दिखती है? चलिए अब असमानता के उन अलग अलग चेहरों को देखते हैं जिनसे हमारा रोज सामना होता है। मोटे तौर पर इसके 4 रूप हैं। एक है सामाजिक, जहां आज भी कई घरों में बेटे की पढ़ाई को बेटी से ज्यादा जरूरी समझा जाता है। फिर है आर्थिक, जहां एक ही काम करने के लिए महिलाओं को अक्सर पुरुषों से कम पैसे मिलते हैं। तीसरा है राजनीतिक, जहां देश के बड़े फैसले लेने वाली जगहों पर महिलाओं की संख्या आज भी काफी कम है। और चौथा सांस्कृतिक, जहां दहेज जैसी प्रथाएं आज भी उनकी आजादी पर पहरा देती हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि असमानता दिखती कैसी है, पर अब वो सवाल जो शायद सबसे जरूरी है कि ये आती कहां से है, इसकी जड़ें कहां हैं और इसके नतीजे कितने गहरे होते हैं। आइए अब इसे समझते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो हमारी पुरानी सोच और मान्यताएं हैं, वो लड़कियों को अच्छी शिक्षा से दूर रखती हैं। अब शिक्षा की कमी उन्हें आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर बनाती है, और ये निर्भरता राजनीति में उनकी आवाज को कमजोर कर देती है। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसका असर सबसे पहले तो ये एक इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। ये सिर्फ आत्मविश्वास की बात नहीं है, ये एक महिला की सेहत, उसकी पढ़ाई और समाज में उसकी जगह, हर चीज पर एक अदृश्य बोझ की तरह काम करता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। और ये असर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रहता। जब समाज का इतना बड़ा हिस्सा पीछे छूट जाता है तो ये पूरे समाज के ताने बाने को कमजोर कर देता है। इससे समाज में भेदभाव और बढ़ता है, न्याय की नींव हिल जाती है और लोगों के बीच का भरोसा और भाईचारा भी कम होने लगता है। और आखिर में इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आप खुद सोचिए, अगर देश की आधी आबादी को अपनी पूरी ताकत और हुनर दिखाने का मौका ही न मिले तो ये देश की तरक्की पर ब्रेक लगाने जैसा है। ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक सच्चाई भी है। चलिए अब इस मसले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, यानी कि जो समाजशास्त्री हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस मुद्दे को किस नजरिए से देखते और समझते हैं। समाजशास्त्र में इसे देखने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है फंक्शनलिस्ट व्यू,
ये कहता है कि समाज को ठीक से चलाने के लिए पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं बटी हुई हैं और ये जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ है कॉन्फ्लिक्ट व्यू, जो इसे एक शक्ति के संघर्ष की तरह देखता है, जहां संसाधनों और अधिकारों के लिए एक खींचतान चलती रहती है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और बहुत अहम नजरिया है, नारीवादी यानी फेमिनिस्ट दृष्टिकोण। इसका पूरा ध्यान महिलाओं के अधिकारों, बराबरी और सामाजिक न्याय पर होता है। ये मानता है कि ये असमानता कोई प्राकृतिक चीज नहीं, बल्कि हमारे समाज के ढांचे में ही एक बहुत बड़ी कमी है जिसे ठीक करना जरूरी है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आगे का रास्ता क्या है। इस असमानता को खत्म करने के लिए और एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें कौन से ठोस कदम उठाने होंगे? तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है शिक्षा और जागरूकता से। जब लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो राजनीति में उनकी आवाज बुलंद होगी और इस आवाज को ताकत देंगे मजबूत कानून। और जब ये सब एक साथ होगा तो आएगा वो सबसे बड़ा बदलाव, एक सांस्कृतिक बदलाव। कभी सोचा है कि जब हम सेक्स और जेंडर जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम वाकई एक ही चीज की बात कर रहे होते हैं? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, रोजमर्रा की बातचीत में तो हम में से ज्यादातर लोग इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन समाजशास्त्र की दुनिया में झांक कर देखें तो एक बहुत ही अलग और गहरी कहानी सामने आती है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हम परिभाषाओं को समझेंगे, फिर उनके बीच के अंतर देखेंगे, कुछ जरूरी सिद्धांतों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि समाज पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन दोनों शब्दों का असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले सेक्स, ये शब्द पूरी तरह से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है हमारी शारीरिक बनावट, हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे हार्मोन्स, ये सब कुछ जन्म के समय ही तय हो जाता है। ये जो विशेषताएं हैं जैसे एक्स या XY क्रोमोसोम, ये ही हमें पुरुष, महिला या इंटरसेक्स के तौर पर क्लासिफाई करती हैं। इंटरसेक्स उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके जैविक लक्षण पुरुष या महिला की बनी बनाई परिभाषाओं में फिट नहीं होते। आमतौर पर इन जैविक तथ्यों को कुदरती और स्थायी माना जाता है। और अब आते हैं जेंडर पर। अगर सेक्स प्रकृति की बात है तो समझिए जेंडर समाज की। ये उन भूमिकाओं, व्यवहारों और उम्मीदों का एक पूरा सेट है जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि एक मर्द को कैसा होना चाहिए या एक औरत को कैसा व्यवहार करना चाहिए। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जेंडर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिली हो, बल्कि ये वो चीज है जो हम अपने आसपास, अपने परिवार से, स्कूल से यानी पूरे समाज से सीखते हैं। और क्योंकि ये सीखा जाता है, इसलिए ये समय और संस्कृति के साथ बदलता भी रहता है और हमारी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। तो अब जब हम दोनों की परिभाषाएं जान गए हैं तो चलिए जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। सबसे बड़ा और पहला फर्क तो इनकी बुनियाद में ही है। सेक्स की बुनियाद पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, यानी हमारा शरीर। दूसरी तरफ जेंडर की बुनियाद सामाजिक है, यानी समाज हमसे किस तरह के व्यवहार और भूमिकाओं की उम्मीद करता है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि सेक्स जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जबकि जेंडर समाज द्वारा बनाया गया एक ढांचा है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट। इसे समाज ने डिजाइन किया है और वही इसे समय समय पर बदलता भी रहता है। और एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, वो है टाइमलाइन। हमारा सेक्स तो जन्म के साथ ही तय हो जाता है, लेकिन हमारा जेंडर वो तो एक सफर की तरह है। ये हमारे पैदा होने के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया के जरिए धीरे धीरे विकसित होता है। यहीं से एक और बड़ा अंतर साफ होता है। जैविक सेक्स ज्यादातर स्थिर रहता है, लेकिन जेंडर बहुत लचीला है। जरा सोचिए, 100 साल पहले मर्दानगी का जो मतलब था, क्या आज भी वही है? बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि जेंडर कितना बदलता रहता है। और आखिर में बात करते हैं भूमिका की। सेक्स का सीधा ताल्लुक है प्रजनन से, जो कि एक बायोलॉजिकल काम है। वहीं जेंडर हमें सामाजिक भूमिकाएं देता है, जैसे घर कौन संभालेगा, बाहर जाके काम कौन करेगा। ये सब बातें समाज ने तय की हैं, प्रकृति ने नहीं। अच्छा, तो ये सारा आइडिया आया कहाँ से? ये फर्क हमें उन महान विचारकों की वजह से समझ आया जिन्होंने इस सोच को चुनौती दी कि हमारी बायोलॉजी ही हमारी किस्मत तय करती है। इनमें से एक थीं मानव विज्ञानी मार्गरेट मीड,
उन्होंने अलग अलग कबीलों पर स्टडी की और पाया कि जो काम एक समाज में औरतों वाले माने जाते थे, वही काम दूसरे समाज में मर्दों वाले थे। इससे ये साफ हो गया कि जेंडर की भूमिकाएं हम अपनी संस्कृति से सीखते हैं। और फिर एक बहुत ही मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक हुई सिमोन द बोवार। उनकी किताब द सेकंड सेक्स में एक लाइन है जो आज भी बहुत मायने रखती है, कोई महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनती है। सोचिए जरा इस बात पर। उनका सीधा सीधा मतलब ये था कि एक औरत होने का जो पूरा मतलब है ना, वो हमें समाज सिखाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से ही मिली हो। हाल के दौर में जूडिथ बटलर ने एक और कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जेंडर एक परफॉर्मेंस की तरह है। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम हैं, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो हम हर दिन अपने एक्शन से, अपने कपड़ों से, अपने व्यवहार से करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? असल दुनिया में इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि जेंडर का यही सामाजिक ढांचा अक्सर समाज में गहरी असमानता की जड़ होता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनका असर हमारी असल जिंदगी पर पड़ता है। ये जो समाज ने जेंडर की भूमिकाएं बनाई हैं, वो असल में काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कि पे गैप, जहां एक ही काम के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम सैलरी मिलती है, या फिर काम की जगह पर होने वाला भेदभाव जो आगे बढ़ने के मौकों को कम कर देता है। अच्छी बात यह है कि इस असमानता को दूर करने के लिए दुनिया भर में कानून बनाए गए हैं। भारत में भी घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम हो या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का अधिनियम, ये सब जेंडर पर आधारित भेदभाव को खत्म करने की दिशा में बहुत जरूरी कदम है। और आज के दौर में तो हमारी समझ और भी बढ़ रही है। अब हम जेंडर को सिर्फ मर्द और औरत के दो खांचों में नहीं देखते। अब हम इसे एक पूरे स्पेक्ट्रम की तरह समझते हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी जैसी कई अलग अलग पहचानें शामिल हैं। ये दिखाता है कि पहचान कितनी विविध हो सकती है। तो चलिए फटाफट से आज की पूरी बातचीत को समेटते हैं। सेक्स बायोलॉजिकल है, नेचुरल है और ज्यादातर स्थिर है, और जेंडर ये सोशल है, समाज ने इसे बनाया है और ये लगातार बदलता रहता है। बस यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। इस फर्क को समझना सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये एक ज्यादा बेहतर और बराबरी वाला समाज बनाने की तरफ हमारा पहला कदम है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर पहचान सिर्फ बायोलॉजी से नहीं आती, तो फिर हम एक दूसरे को कैसे समझें और कैसे परिभाषित करें?